हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है वेडनेसडे, जनवरी 9, 2019। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है कोटा क्वेश्चंस, मतलब आरक्षण पर प्रश्न। ये टॉपिक लिखा गया है ऑन 10% रिजर्वेशन, मतलब 10% आरक्षण पर। वैसे आरक्षण एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर बहुत बात करने योग्य भी नहीं है और ना ही इस पर कोई अपोज करता है। ठीक है, जो भी आते हैं इसके फेवर में आते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे वो कोई सिंपल पर्सन हो। ठीक है, अपोज करते रहे हैं तो अपर क्लास, तो अब उनके लिए भी रिजर्वेशन की जब बात हो जाती है तो अब उम्मीद है कि अब उनका भी अपोज करना समाप्त हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक इक्वलिटी की बात आ जाएगी। ठीक है, तो 10% रिजर्वेशन की बात किसके लिए की गई है? जनरल कैटेगरी के उन पर्सनस के लिए जिनको अदर कैटेगरीज में किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। मतलब कहने का कि ओबीसी, एससी, एसटी इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया है अलग अलग स्टेट में। जनरली क्या होता है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात है। ठीक है, एससी एसटी के लिए 22.5%। इट मीन्स कि 7.5 एसटी के लिए 15% जो है एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न है, ऐसा रूल है। ठीक है, टोटल 49.5% जो है वो रिजर्वेशन में ख़त्म हो जाता है, बचता है 50.5%। तो ये जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए, जिसमें कि सारी कास्ट्स के जो टॉपर्स होंगे वो तो इंक्लूड होंगे ही, है ना, और जनरल कैटेगरी के मेंबर्स इसमें फाइट करते हैं। तो अब 10% रिजर्वेशन, अब इसकी बात की जा रही है जनरल कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी में कौन है? असल में आपने न्यूज़पेपर्स में, मतलब न्यूज़पेपर में क्या, मीडिया में देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स में जो दिखाया जा रहा है कि सवर्णों के लिए 10% आरक्षण। ये सवर्ण शब्द जो है इसको थोड़ा समझिए, ये सवर्णों के लिए 10% आरक्षण नहीं है, बल्कि क्या जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण है, जिसमें आप समझ लीजिए सवर्ण कौन कौन, मतलब कहने का जो जनरल कैटेगरी में आएंगे कौन, तो सवर्ण तो आएंगे ही, मुस्लिम आएंगे, ईसाई भी आएंगे और बनिया भी आएंगे, और वो कास्ट्स आएंगी जिनके लिए अलग से कोई भी आरक्षण, किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि जनरल कैटेगरी में जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है वो किसके लिए दिया जा रहा है? वो उन सभी कास्ट के लिए है जिनको अलग से किसी भी प्रकार के अदर कैटेगरी में रिजर्वेशन की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, अब इसके कुछ मापदंड हैं कि किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। तो पहले आप मतलब इस लाइन को पढ़ लीजिए, फिर इसके हम क्राइटेरियाज क्या हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके बारे में बात करेंगे। मूव्स फॉर रिजर्वेशंस ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स, मूव्स माने स्टेप्स, कदम, फॉर रिजर्वेशन आरक्षण के कदम, ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स मतलब इकोनॉमिक बेसिस, ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स मीन्स इकोनॉमिक बेसिस। ठीक है, तो ग्राउंड्स को यहाँ बेसिस पढ़ सकते हो। तो आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो स्टेप्स हैं, कदम हैं, पहल हैं, आर मोर अबाउट पॉलिटिक्स, वो राजनीति के लिए ज़्यादा हैं देन, इसकी बजाय कि सोशल जस्टिस के लिए, मतलब सामाजिक न्याय के लिए। ठीक है, तो सामाजिक न्याय की लिए कम लेकिन राजनीति के लिए ज़्यादा हैं ये कदम, ये स्टेप्स, मतलब राजनीति से प्रेरित हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए ज़्यादा किए जा रहे हैं रादर दैन कि आप समझें कि सामाजिक न्याय के लिए। अच्छा, सामाजिक न्याय, ये जो जस्टिस आया क्यों आया? इसलिए क्योंकि हर कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया है, तो जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं दिया गया? तो यहाँ पर सोशल जस्टिस इसलिए ये शब्द आ जाता है क्योंकि अब जनरल को भी दे दिया गया तो अब सबको रिजर्वेशन मिल गया, और एक सिंपल जो है जनरल का जो अमाउंट बचा 40% वो तो है ही। ठीक है, तो ये कहने का मतलब सोशल जस्टिस के लिए नहीं ये काम, ये पॉलिटिक्स के लिए किया गया है। तो ठीक, ये स्टेटमेंट कैसे इन्होंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप पूरा एडिटोरियल पढ़ोगे तो अपने आप समझ जाओगे, तो इसके बारे में बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं। हम 10% रिजर्वेशन जो जनरल कैटेगरी को दिया गया है, पहले उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके बारे में ब्रीफली जान लेते हैं, फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसमें इंग्लिश समझ पाएंगे। अगर आप टॉपिक ही नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप जब रीडिंग करते हो तो उस समय फिर आप इंग्लिश पर ध्यान नहीं दे पाओगे, इसलिए क्योंकि फिर आप उसके थॉट पर ध्यान दोगे, है ना, थॉट पर कंसंट्रेशन बनाओगे तो फिर इंग्लिश आपकी रह जाएगी। तो हम पढ़ते वक्त इंग्लिश समझेंगे। अभी आप मेनली समझ लीजिए कि ये क्या है 10% रिजर्वेशन, ये किनको किनको दिया जाना है। वैसे तो शर्तें जो हैं वो ये हैं कि जिनकी ऐसे अपर क्लासेस, कास्ट तो डिसाइड कर दी इन्होंने कि वो सारे जिनके, सिर्फ उन्हीं को ये आरक्षण का प्रावधान होगा जिनको अदर कैटेगरीज में आरक्षण की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, अब उन कास्ट में भी किनको दिया जाएगा उसके बारे में समझिए, क्योंकि आर्थिक आधार पर ये आरक्षण है तो ये 8 लाख से कम जिनकी वार्षिक आय है उनको दिया जाएगा, या 5 एकड़ से कम की जिनकी भूमि है उनको दिया जाएगा। ठीक है, और किनको नहीं दिया जाएगा ये भी ध्यान दीजिए आप। अगर 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा हाउस आपका है
तो आपको ये आरक्षण नहीं मिल सकता। अगर 100 यार्ड के प्लॉट जो है एक नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में आपका है तो आपको आरक्षण नहीं मिल सकता 100 से ज़्यादा का, ठीक है। अगर 200 यार्ड से ज़्यादा का प्लॉट आपका नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में है तो आपको ये आरक्षण नहीं मिल सकता, ठीक है। भले ही आप अपर क्लास के हो लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलेगा अगर आपकी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और 8 लाख से कम की वार्षिक आय है और 5 एकड़ से कम की भूमि है तो आपको ये आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है। आप अपर क्लास के होने चाहिए तब भी, है ना। अब ऐसा नहीं कि ओबीसी वाला पहुंच जाए इसमें, नहीं। अपर क्लास की वो क्लासेज आएंगी, वो सारी कैटेगरीज कास्ट आएंगी जिनको अलग से कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जाना है इसमें, और उनमें भी किनको, तो उनके लिए इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बना दी हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल क्या है, क्राइटेरिया है 10% रिजर्वेशन के लिए कि कौन लोग योग्य होंगे 10% रिजर्वेशन के, ठीक है। अब बात आती है रिजर्वेशन वर्ड की। रिजर्वेशन वर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि आरक्षण दिया किस लिए जा रहा है, रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। वैसे इस रिजर्वेशन का किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट आए हैं, चाहे वो मायावती जी के हों, लोगों ने इस पर क्वेश्चन जरूर किया है कि आखिर इस समय, मतलब कहने का लोकसभा के लास्ट वर्किंग डे में आप आरक्षण का बिल लेकर के क्यों आ रहे हो, है ना। चुनाव के ठीक पहले आरक्षण का बिल लेकर क्यों आ रहे हो, आपके एजेंडे में तो कहीं नहीं समझ में आया, आपने कभी इसका चर्चा तो नहीं किया है। अभी रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट 12% रिजर्वेशन मुस्लिम लोगों के लिए लेकर के आई, उसका अमित शाह जी ने वहां पर जाकर के विरोध किया, और आज ये जो जनरल कैटेगरी का 10% रिजर्वेशन उसमें मुस्लिमों को शामिल कर रहे हैं। आखिर ये क्या चक्कर है। अभी कुछ दिनों पहले आप 2017 में जाते हो तो वहां पर विरोध करते हो, टीआरएस पार्टी जो है, मतलब कहने का वो अगर 12% मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन लेके आती है तो आप उसका विरोध कर देते हो, है ना, कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज आप अपने लिए जनरल के लिए 10% रिजर्वेशन लेके आ रहे हो। रिजर्वेशन से किसी को प्रॉब्लम नहीं, जब सबको मिल रहा है तो इनको भी मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन आवश्यकता है या नहीं, इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल हम पहले टॉपिक पढ़ते हैं और बीच बीच में जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे वैसे वैसे आपको हाईलाइट करेंगे कि आप इस दिशा में खुद से सोचें। मेरी बताई हुई राय या फिर पर्टिकुलर किसी मीडिया पर्सन की राय जो यूट्यूब में और टीवी चैनल्स में आता है उस पर सोचने की बजाय आप अपनी खुद की अवधारणा बनाएं, खुद पर सोचें, जो आपको सही लगता है आप वैसा थॉट डेवलप करें, रेदर देन कि आप किसी पढ़ी हुई, किसी सुनी हुई बात पर विश्वास करें और उसी को मान लें और कहीं वहीं पर वैसा ही बिल्कुल लेक्चर आप कहीं और कॉपी पेस्ट कर दें। क्योंकि जगह जगह बात होती है तो लोग क्या करते हैं, कहीं और का सुना कहीं और उड़ेल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आप अपने हिसाब से सोचिए। तो आज हम टॉपिक पढ़ते हैं और हम फोकस करेंगे अब इंग्लिश पर, ठीक है। रैटल्ड, रैटल्ड मतलब होता है नर्वस। रैटल समबडी मीन्स मेक समबडी नर्वस, किसी को नर्वस कर देना, ठीक है। तो आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए, अब इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम बात करेंगे। तो रैटल्ड बाय द इरोइजन, रैटल मतलब होता है नर्वस, हताश, बाय किसके द्वारा, इरोइजन, इरोइजन मतलब होता है क्षरण, जैसे मृदा अपर्दन होता है ना, तो सॉइल इरोइजन कहते हैं इंग्लिश में उसे, मृदा अपर्दन को। अपर्दन क्या होता है, कटाव, धीरे धीरे करके कम होना, तो वही यहाँ पर भी है ना। तो इरोइजन को आप चाहे क्षरण पढ़िए और या फिर आप पढ़ लीजिए यहाँ पर कम होना, ठीक है। तो रैटल्ड हताश, किससे, कमी से, कैसी कमी, इन अपर कास्ट वोट्स। अब बताइए वोट का कभी क्षरण होता है, नहीं होता ना, लेकिन यहाँ इरोइजन वर्ड डाला है, मतलब कमी, वोटों में तो कमी होती है, तो अपर कास्ट के वोटों में कमी। और आप जानते हो कि कमी के लिए प्रीपोजिशन इन आता है, रिडक्शन इन समथिंग, ड्रॉप इन समथिंग, तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन इन आ रहा है ना। इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। तो अपर कास्ट के, उच्च जाति के जो वोट हैं उनमें उनकी में गिरावट आई है, उस गिरावट से हताश। कौन है हताश, अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वोट्स कहाँ हैं, इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन, हाल ही के विधानसभा चुनाव में। कहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, इन राजस्थान, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एंड छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं द बीजेपी गवर्नमेंट। तो ये जो बीजेपी गवर्नमेंट नाउन आया है ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज था, और ये एडजेक्टिव फ्रेज जब आते हैं किसी सब्जेक्ट के पहले, किसी पूरे सेंटेंस के पहले आप एक एडजेक्टिव फ्रेज से अगर सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो पूरे एडजेक्टिव फ्रेज में जो कही गई बात होती है वो सब्जेक्ट पर इंप्लीमेंट होती है। सब्जेक्ट क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट। तो जो भी स्टेटमेंट कहा गया है वो पूरा का पूरा बीजेपी गवर्नमेंट के लिए होगा, ठीक है। अगर इतना आपने जोड़ना शुरू मतलब सही से जोड़ पाए इसे तो आप इसका मीनिंग बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। तो ध्यान से पढ़िएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल ही में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपर कास्ट के वोटों में कमी से हताश। कौन हताश, बीजेपी गवर्नमेंट। उस बीजेपी गवर्नमेंट ने, उस हताश बीजेपी गवर्नमेंट ने हैज़ अटेम्प्टेड, प्रयास किया है, टू रिकवर, फिर से प्राप्त करने का, दिस ट्रेडिशनल वोट, इस परंपरागत मतदान को, इस
ट्रेडिशनल वोट बेस को। वोट बेस ही तो है ट्रेडिशनल, क्योंकि सब लोग यही मानते हैं कि सवर्णों का वोट, मतलब कहने का जनरल कैटेगरी का वोट बीजेपी को जा रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेडिशनल वोट बेस को फिर से हासिल करने का प्रयास किया है थ्रू के माध्यम से एन अनएपोलॉजिटिकल पॉलिटिकल मैन्यूवर, ठीक है। मैन्यूवर होता है एक पर्टिकुलर केयरफुली वे में कोई एक्शन, कोई प्लान क्रिएट करना, है ना। तो कुशलता, है ना, आप कुशलता कह सकते हो, स्किल, ठीक है। पॉलिटिकल स्किल, राजनीतिक कुशलता, राजनीतिक योजनाबद्ध तरीके से। और कैसे? अनएपोलॉजिटिक, एपोलॉजिटिकली मतलब होता है मतलब सॉरी का भाव, थोड़ा सा मतलब कहने का अंदर, अपने अंदर अपराध का भाव लिए हुए। अगर अनएपोलॉजिटिक का मतलब होगा बिना अपराध के किसी भाव के, मतलब उसे ये नहीं समझ, बीजेपी को ये नहीं महसूस हो रहा कि मैंने गलत किया है इसलिए इस भावना से वो ऐसा काम कर रही है। मतलब बिना किसी अपराध के भाव के, राजनीतिक कुशलता के साथ अपने परंपरागत मतों को रिकवर करने, हासिल करने के उद्देश्य से हताश बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा प्रयास किया है। और ये हताश क्यों है? क्योंकि 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इसकी हार हुई। तो आप पूरा मीनिंग एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मीनिंग आप कैसे निकालोगे? वही तरीका है, हताश किससे? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अपर कास्ट के वोटों में कमी आने से हताश बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसने प्रयास किया है फिर से अपने परंपरागत वोटों के आधार को पाने का। कैसे प्राप्त करने का? उसने एक गेम खेला, क्या? थ्रू एन अनएपोलॉजिटिक पॉलिटिकल मूव, एक राजनीतिक कुशलता दिखा करके, बिना किसी अपराध की भावना के, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इट हैज़ सॉट मैंने बताया था 2 तरीके होते हैं, या तो आप आस्क, जो सीक वर्ड होता है इसको 2 तरीके से पढ़िए, तो आस्क फॉर समथिंग, किस चीज़ की मांग करना, डिमांड फॉर समथिंग, या फिर ट्राई टू डू समथिंग, आप इस तरह पढ़िए। 2 तरीके में ही आपका मीनिंग निकल आता है। तो इट हैज़ सॉट टू प्रोवाइड, इट हैज़ ट्राइड टू प्रोवाइड, इट माने कौन? बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रयास किया है टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने का, ए 10% कोटा, 10% का आरक्षण फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कहने का रोजगार के क्षेत्र में, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और शैक्षिक संस्थानों में, ठीक है। तो मतलब कहने का बीजेपी गवर्नमेंट ने 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रोजगार और शैक्षिक संस्थानों के में लाने की बात कही है। ऐसा उपलब्ध कराने के क्या किए हैं? सॉर्ट किया है, प्रयास किया है। दैट, यह बात की, दिस इज मोर एन इलेक्शन टाइम सिग्नल। अब ये दैट, इसको आप अलग कर दीजिए, इसका मतलब क्या है, ये क्यों यूज हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। दैट, यह बात की, दिस इज मोर, ये जो पूरा का पूरा घटना हुई है 10% आरक्षण की, दिस इज मोर एन इलेक्शन टाइम सिग्नल, ये चुनावी समय का संकेत है टू अपर कास्ट, ऊंची जात वालों के लिए, दैन, इसकी बजाय अ जेन्युइन अटेम्प्ट की, एक ये जेन्युइन माने असली अटेम्प्ट, प्रयास है टू रिविजिट सोशल जस्टिस। रिविजिट होता है पुनर्विचार करना, फिर से चर्चा करना। एक तो रिविजिट का मतलब होता है फिर से दौरा करना, घूम के आ जाना दोबारा, और एक रिविजिट का मतलब होता है किसी पुराने प्लान को फिर से चर्चा में लेके आना, फिर से उस पर बहस करना, डिस्कशन करना। तो रिविजिट सोशल जस्टिस पॉलिसी, सामाजिक न्याय की नीतियों पर फिर से विचार करने का एक असली प्रयास होने की बजाय ये है क्या? ये तो ऊंची जात के लिए, ऊंची कास्ट वालों के लिए इलेक्शन टाइम का सिग्नल है, ठीक है। ये स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट ध्यान से दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन सा स्टेटमेंट है कि ये जो 10% आरक्षण की बात की गई है ये एक चुनावी संकेत है अपर कास्ट के लिए, इसकी बजाय कि ये एक रिविजिट हो सोशल जस्टिस पॉलिसी के लिए, ठीक है। ये चुनावी संकेत है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, दैट मतलब यह बात, इज क्लियर, स्पष्ट है, फॉर एट लीस्ट 2 रीजन्स, 2 कारणों से स्पष्ट है। अब कौन से कारण हैं वो आप आगे पढ़िए, ठीक है। द 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विल हैव टू बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ MPs प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है ना। मतलब कहने का 124वां संविधान संशोधन बिल विल हैव टू बी पास्ड, इसको पास किया जाना होगा बाय 2/3, 2/3 ऑफ द MPs, जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, संसद के जो सदस्य हैं उन 2/3 के द्वारा पास किया जाना होगा। कौन? MPs प्रेजेंट, जो कि उपस्थित हैं, एंड वोटिंग, और मत दे रहे हैं। जो MPs वहाँ उपस्थित हैं पार्लियामेंट में और वोट कर रहे हैं, उनके 2/3 के द्वारा, मतलब कहने का इस 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास किया जाना होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए
कि जो 10% आरक्षण के लिए बिल आया है ये कौन से नंबर का है, 124th, क्योंकि अभी जीएसटी के लिए 121 122th बिल था वो, तो 122th नंबर का, तो या 121 ऐसे कुछ था उसमें नंबर, ठीक है। तो वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से नंबर का बिल था, कौन से नंबर का एक्ट था, वो कंफर्म नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा कौन से नंबर का बिल है जीएसटी वाला, तो ये पूछा जा सकता है। तो आप इस पर कंफर्म होइए कि जो 10% आरक्षण के लिए बिल आ रहा है ये 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद करना चाहिए, ये वर्ड आप, ये जो 124th है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है जीएस वगैरह के क्वेश्चन के लिए। एंड और द चैलेंज विल बी, चुनौती जो होगी, टू ड्रम अप द नंबर्स, ड्रम अप समथिंग का मतलब होता है टू गेट द सपोर्ट, किसी चीज़ का, ट्राई हार्ड टू गेट द सपोर्ट, समर्थन हासिल करना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ड्रम अप द नंबर, संख्या प्राप्त करना, इन बोथ हाउसेस, दोनों सदनों में, मीन्स कहने का 124वां संविधान संशोधन बिल ये तो 2/3 एमपीज के द्वारा जो प्रेजेंट होंगे और वोटिंग करेंगे उनके द्वारा पास कर दिया जाएगा, लेकिन जो चुनौती है वो क्या होगी, संख्या को प्राप्त करना, मतलब 2/3 ये जो संख्या है इसको प्राप्त करना इन बोथ हाउसेस, दोनों ही सदनों में, ठीक है। एंड और इट इज़ डाउटफुल, ये संदेहपूर्ण है, इफ़ कि क्या, इट विल स्टैंड जुडिशियल स्क्रूटनी, मतलब इट विल स्टैंड, क्या स्टैंड मतलब वैलिड फॉर, ठीक है, क्या ये वैलिड होगी जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए, मतलब न्यायिक समीक्षा के लिए, क्या इसकी न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है इस बिल की या नहीं, इसके बारे में ये भी संदिग्धपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो इफ़ आया है ना, इस इफ़ को ध्यान देंगे आप, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे हमारा नॉरेशन की बात हम कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच आपको दिया है और उसमें जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, WH वर्ड डालना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप क्या करते हो, आप इफ़ या वेदर का यूज़ करते हो कंजंक्शन की जगह और आगे वाले सेंटेंस को सिंपल बना देते हो। तो वही यहाँ पर इन्होंने किया है, इट इज़ डाउटफुल, ये संदिग्धपूर्ण है कि क्या ये न्यायिक, मतलब कहने का जांच का एक क्या बनेगा, न्यायिक जांच के लिए वैलिड होगा या नहीं, ठीक है, ये बात ये कह रहा है। इफ़ इनएक्टेड, इनएक्ट समथिंग का मतलब होता है टू पास ए लॉ, मतलब किसी कानून को, किसी बिल को पारित करना। इफ इनेक्टेड, यदि पारित भी हो गया, द 50% लिमिट ऑन टोटल रिजर्वेशन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, 50% की जो सीमा है ऑन टोटल रिजर्वेशन, कुल आरक्षण की, लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई है, निर्धारित की गई है, विल बी ब्रीच्ड, उसका उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। दरअसल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपने कई सारे जजमेंट्स में कि 50% से ज़्यादा की रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है। 50% जनरल के लिए और 50% में आप जिसको रिजर्व करना चाहते हो कर लो, कैसा भी रिजर्वेशन देना है दो, 50% से ज़्यादा आप नहीं रिजर्वेशन कर दे सकते, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर 10% का आरक्षण अगर मिल गया तो 60% हो जाएगा रिजर्वेशन, तो 40% बचेगा, तो ये जो अपर लिमिट है 50% की ये क्रॉस हो जाएगी। तो यहाँ पर दो बातें हैं, 124वां संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए पहली बात तो ये है कि दोनों ही सदनों में पहले नंबर आपको जुटाने पड़ेंगे, दूसरी बात अगर इफ इनएक्टेड अगर पास भी हो जाता है तो 50% की लिमिट जो है रिजर्वेशन की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है, इसका उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। दरअसल है क्या, पहले भी ऐसे मतलब कहने का नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, है ना, नरसिम्हा राव की सरकार थी और पहले, तो उस समय भी इन्होंने ये प्रयास किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन उनका कोई मतलब कहने का तरीका नहीं हुआ। लेकिन अब ये क्या क्योंकि उन्होंने क्या एक अधिसूचना निकाली थी पर्टिकुलर उस समय, ठीक है, और उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने, और अब ये क्या कर रहे हैं, ये 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, संवैधानिक संशोधन। तो ऐसा नहीं कि संविधान संशोधन पर पुनर्समीक्षा नहीं कर सकता कोर्ट, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रावधान कुछ इस प्रकार का है कि ये सोच रहे हैं कि इसे बिल को पास करके इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, और 9वीं अनुसूची ऐसी है कि उसमें अगर कोई लॉ चला गया तो फिर उसकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी कानूनी समीक्षा होती नहीं है, ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो अगर ये 9वीं अनुसूची में इसे डाल देंगे तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी रिव्यू नहीं समझेगा, ठीक है ना। तो इनका प्रावधान कुछ ऐसा है कि अगर कोर्ट की झमेले से फंसना, मतलब इसमें फंसने से बचना है तो इसको बिल को पास करो और 9वीं अनुसूची में डाल दो, झंझट ही खत्म, ठीक है। कुछ ऐसा प्लान है गवर्नमेंट का, ये तो मैंने गवर्नमेंट का बताया। तो यहाँ पर जो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसे लागू भी कर देते हैं, पास भी कर देते हैं, तो 50% की जो लिमिट है टोटल रिजर्वेशन की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई है, उसका उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। द कोर्ट डिड अलाउ फॉर, अच्छा ये जो डिड आता है इसका भी बड़ा महत्व है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ पर जोर देने की बात करते हो ना तो डिड आता है, ठीक है, मतलब कहने का आप कैसे जोड़ देते हैं मैं बताऊंगा आपको। द कोर्ट डिड अलाउ फॉर ए हायर परसेंटेज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, कोर्ट ने तो, अब तो वर्ड जो हम जोड़ रहे हैं ये जोड़ देने के लिए काम कर रहा है,
कि कोर्ट ने तो अनुमति दी है और अधिक परसेंटेज की इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, मतलब असाधारण स्थितियों में, है ना। कुछ स्पेशल सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप हायर परसेंटेज का यूज करो, 50 से भी ज्यादा परसेंटेज रिजर्वेशन दे दो, है ना। बट लेकिन इट डज नॉट अप्लाई इन दिस केस। लेकिन ये जो मामला ये कह रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण का, यहां पर ये वो वाला केस अप्लाई नहीं होता है। कोर्ट ने 50% की जो लिमिटेशन लगाई है उसका मकसद क्या है कि आरक्षण इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अगर आप दे रहे हो तो सॉलिड ग्राउंड लेके आओ, सोल बेसिस लेकर के आओ, किस आधार पर दे रहे हो। अगर वो जस्टिफाइड होगा तो ठीक है, अदरवाइज खारिज कर देंगे, ये कोर्ट का कहना है। तो वही स्टेटमेंट इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि कोर्ट ने तो ऊंचे परसेंटेज की भी असाधारण स्थितियों में मतलब कहने का अनुमति दे रखी है, लेकिन यहां पर वो चीज अप्लाई नहीं होती जो चीज अप्लाई होनी चाहिए थी, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है इनका। इवन इफ, यद्यपि, इट इज आर्ग्यूएबल, ये तर्कयुक्त है, तर्क देने योग्य है, दैट की सच अ मूव, इस प्रकार की पहल, विल क्रिएट डिजर्विंग अपॉर्चुनिटी, डिजर्विंग अपॉर्चुनिटी मतलब योग्य अवसर पैदा करेगी। ऐसी ये शुरुआत अगर होती है तो ये योग्य अवसर पैदा करेगी टू दोज, उन लोगों के लिए, आउटसाइड द परव्यू ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो बाहर है, द परव्यू मतलब सीमा, परव्यू माने होता है लिमिट, एरिया, एरिया ऑफ द मतलब लिमिट ऑफ द एरिया, मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र से बाहर है। कैसी क्षेत्र? ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जाति आधारित आरक्षण के। मतलब कहने का ये तर्कयुक्त है, लॉजिकल है कि इस प्रकार की पहल एक योग्य अवसर पैदा कर देगी उन लोगों के बीच में जो कि जाति आधारित रिजर्वेशन, जाति आधारित आरक्षण की सीमा से बाहर है, ठीक है। जिनको जाति के आधार पर किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, उनके लिए योग्य अवसर पैदा हो जाएंगे इस प्रकार की रिजर्वेशन से, ठीक है। ये कहने का मतलब है। इन इंदिरा साहनी अ 9 जज, इंदिरा साहनी के एक कोई मामला रहा होगा तो कह रहे हैं इंदिरा साहनी के मामले में अ 9 जज बेंच, 9 जजों की एक पीठ ने हैड स्ट्रक डाउन अ प्रोविजन, उसने स्ट्रक डाउन मतलब खारिज कर दिया था, स्क्रैप कर दिया था, अ प्रोविजन एक प्रावधान को, दैट ईयर मार्क्ड, ईयर मार्क्ड समथिंग होता है डिसाइड समथिंग फॉर समथिंग। जैसे अब ईयर मार्क को पहले समझ लीजिए फिर मीनिंग बताते हैं। ईयर मार्क समथिंग फॉर समबडी समथिंग, मतलब कहने का कोई चीज देने का किसी और को निर्धारित कर देना, है ना। जैसे अगर हम कहें ईयर मार्क 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमी बैकवर्ड, मतलब कहने का कि 10% रिजर्वेशन ईयर मार्क करना, मतलब का डिसीजन लेना किसके लिए? आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। अगर हम कहें ईयर मार्क 10% फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मतलब 10% आरक्षण देने का निर्धारित कर लेना किसके लिए? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। तो ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो आप पूरा मीनिंग आप पढ़ेंगे। इंदिरा साहनी के जजमेंट में क्या हुआ, एक 9 सदस्यीय पीठ ने क्या कर दिया था, उस प्रोविजन को खारिज कर दिया जिसने, कौन सा प्रोविजन? अ प्रोविजन दैट ईयर मार्क 10% फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जिसने कि 10% निर्धारित किया था, ईयर मार्क मतलब डिसाइडेड 10% फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए निर्धारित किया था। किस आधार पर? ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर। अब ऑन द ग्राउंड लिख दो चाहे ऑन द बेसिस लिख दो, आपकी मर्जी है ना। ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर, दैट की इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आर्थिक आधार, कैन, आर्थिक जो रूपरेखा है, कैन नॉट बी द सोल बेसिस, कैन नॉट बी द सोल बेसिस मतलब ओनली बेसिस, ये एकमात्र आधार नहीं बन सकता टू डिटरमाइन, निर्धारित करने का, बैकवर्डनेस मतलब पिछड़ेपन को, ठीक है। तो 9 सदस्यीय बेंच जो थी उसने एक प्रावधान जिसमें कि 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को आरक्षण की पहले बात की गई थी, ठीक है, उसको साफ साफ खारिज कर दिया था इस आधार पर कि आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दे रहे हो, आर्थिक आधार से किसी के भी पिछड़ेपन का पता नहीं लगाया जा सकता, है ना। इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द ओनली बेसिस, सोल बेसिस की जगह आप ओनली लगा सकते हो, ठीक है, साइनोनिम में। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया केवल मतलब मूल आधार नहीं बन सकता, एकमात्र आधार नहीं बन सकता है बैकवर्डनेस का पता लगाने का, बैकवर्डनेस को निर्धारित करने का, ठीक है। इस आधार पर खारिज कर दिया गया था इसे, ठीक है ना। तो वही ऐसा प्रोसेस पहले भी हो चुका है लेकिन इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इसीलिए एक रीज़न ये भी हो सकता है कोई पार्टी विरोध क्यों नहीं कर रही, आगे चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, और विरोध करना भी क्यों चाहिए, मतलब कहने का कोई लॉजिक नहीं बनता विरोध करने का, ठीक है कि, लेकिन बस ये सोचना चाहिए, जो लोग लेकर के आ रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि आरक्षण का मकसद क्या है और ये आरक्षण जो दिया जा रहा है किस हिसाब से दिया जा रहा है। बाकी विरोध तो कोई नहीं करेगा क्योंकि आप जानते ही हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी खारिज कर रखा है ना। तो चाहे आप ये समझ लीजिए कि सारी पार्टीज इसके फेवर में हैं, चाहे ये समझ लीजिए कि सारी पार्टीज ये जानती हैं कि आगे चल के खारिज तो हो ही जाएगा, क्या करना है हमको बुरा बन करके, है ना। ऐसी भी फीलिंग्स हो सकती हैं पार्टीज के अंदर। तो फिर और हो सकता है बीजेपी के अंदर भी ऐसा हो कि पास तो होना नहीं है, लेकर के आ जाओ, तो लोगों को भी ये लगेगा कि चलो बीजेपी ने कुछ किया, है ना। ऐसी भी भावनाएं हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, हम टॉपिक को पढ़ते हैं पहले।
एनी अटेम्प्ट कोई भी प्रयास, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को संशोधित करने का, टू एक्सटेंड ताकि बढ़ाया जा सके, व्हाट इज लिमिटेड जो चीज़ सीमित है, टू द सोशो एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, टू दोज वहाँ तक, टू इकोनॉमिकली वीक जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इन इस प्रॉब्लमेटिक ये समस्यापूर्ण है। मतलब इनका जो पूरा मीनिंग है वो ये है कि संविधान में संशोधन करके वो चीज़ जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए निर्धारित की गई है उसको हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों तक भी बढ़ा दें। मतलब हमने जो चीज़ें जो फ़ायदे सोशियो और एजुकेशनली बैकवर्ड पर्सन्स के लिए निर्धारित किए हैं, है ना, सामाजिक और मतलब शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए जो चीज़ें निर्धारित की गई हैं, जो फ़ायदे उन्हें दिए गए हैं, वही फ़ायदे हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को भी दे दें। ठीक है, ये इनके कहने का मतलब है। तो मीनिंग क्या होगा कि कोई भी प्रयास अगर संविधान में संशोधन करके दिया जाता है, कैसे संविधान में संशोधन करके, ताकि हम बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें उस लिमिटेड दायरे को जो कि मतलब सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों तक लिमिटेड है, उसको बढ़ा करके इकोनॉमिकली वीक लोगों तक पहुंचा दें। तो इस प्रकार का कोई भी प्रयास जो होगा प्रॉब्लमेटिक होगा, समस्यापूर्ण होगा। ठीक है, तो ये इनका कहना है। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। इफ़ द अमेंडमेंट इज चैलेंज्ड अगर संशोधन को चुनौती दी जाती है, देखिए पैसिव कंस्ट्रक्शन है इसलिए ऐसे है ना, अमेंडमेंट चुनौती देता है, अमेंडमेंट चैलेंजेस मतलब इज चैलेंजिंग समथिंग, तो मतलब अमेंडमेंट जो है किसी को चुनौती दे रहा है। तो अमेंडमेंट कहाँ चुनौती देता है? नहीं देता। अमेंडमेंट किसी संविधान संशोधन को खुद चुनौती दी जाती है किसी और पर्सन के द्वारा, तो पैसिव कंस्ट्रक्शन है ना, इसीलिए यहाँ पर इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल दिया। ठीक है, पैसिव कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नहीं है कि इज देख लिया तो आपने कॉन्टिन्यूस समझ लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो पैसिव होता है इज बीइंग होता है, आर इज एम आर बीइंग फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो यदि संविधान संशोधन जो है उसको चुनौती दी जाती है, अ क्वेश्चन तो एक प्रश्न, दैट विल अराइज जो कि खड़ा होगा, इज वो क्या है? वेदर फाइनेंशियल इनकैपेसिटी क्या आर्थिक असमर्थता वारंट्स जिम्मेदारी लेती है स्पेशल ट्रीटमेंट विशेष योग्य ट्रीटमेंट की, मतलब कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो क्या उसका स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए? ये प्रश्न खड़ा हो जाता है जब संविधान को चुनौती दी जाती है, मतलब संविधान संशोधन को चुनौती दी जाती है। तो ठीक है, तब विथ द इनकम सीलिंग फॉर एलिजिबिलिटी लाइकली टू बी फिक्स्ड एट 8 लाख। ठीक है, विथ द इनकम, इस चीज़ को आप समझेंगे, उस आय के साथ इनकम सीलिंग क्या होता है? इनकम सीलिंग होता है, सीलिंग का वर्ड का मतलब पहले समझेंगे, हाईएस्ट लिमिट ऑफ समथिंग अमाउंट, किसी कीमत की अधिकतम सीमा उसको कहते हैं सीलिंग। ठीक है, तो इनकम सीलिंग मतलब आय की अधिकतम सीमा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो विथ द इनकम सीलिंग मतलब आय की अधिकतम सीमा के साथ, कैसी आय की अधिकतम सीमा? फॉर एलिजिबिलिटी योग्यता के लिए। ठीक है, योग्यता के लिए आय की अधिकतम सीमा। अब कैसी है वो सीमा? लाइकली टू बी फिक्स्ड, जिस लाइकली टू बी मतलब संभावना है। ठीक है, लाइकली टू बी फिक्स्ड जिसके निर्धारित होने की संभावना है एट 8 लाख रुपए अ ईयर, एक वर्ष में। अच्छा, 8 लाख रुपीज़ पर ईयर भी लिखो चाहे अ ईयर लिखो, बात एक ही होता है ना। जैसे कि अगर हम कहें 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 मीटर अ सेकंड भी लिख दोगे ना तो काम चलेगा, इस प्रकार से है ना। अगर इस प्रकार से लिख रहे हो तब के लिए पर का सेंस देता है जब आप ए लगा दो तब भी। ठीक है, ए और पर में कोई विशेष अंतर नहीं होता, दोनों पर का ये ए भी जो है पर का काम करता है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है 8 लाख अ ईयर। ठीक है, तो एक वर्ष में 8 लाख, तो प्रति वर्ष 8 लाख पर निर्धारित करना क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो पहले मीनिंग समझ लीजिए कि आय की अधिकतम सीमा किसके लिए? योग्यता के लिए, जो कि निर्धारित होने की संभावना है 8 लाख रुपए पर। ठीक है ना। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ डाल रहे हैं इस हाइफन से लेके और यहाँ तक, तो इसको पहले आप समझ लीजिए क्योंकि सेंटेंस पूरा यहाँ तक है तो इसको पूरा कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। तो पहले आप इसको समझ लीजिए। हम जब सेंटेंस बड़े होते हैं उसको फ्रैगमेंट में समझा करते हैं और फिर उसके बाद उसका कलेक्टिव मीनिंग लेते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है पढ़ने की। ठीक है, इस चीज़ को आप भी अप्लाई करेंगे तो बड़े बड़े सेंटेंस भी आपके सारे डिजॉल्व हो जाएंगे। द सेम एज, ये 8 लाख की सीमा क्या है? द सेम एज, ठीक वैसी ही है एज द क्रीमी लेयर लिमिट, जो कि क्रीमी लेयर की सीमा है, अबव विच, जिसके ऊपर ओबीसी कैंडिडेट्स नाउ इंजॉइंग रिजर्वेशन, ओबीसी कैंडिडेट जो इस समय आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, बिकम इनएलिजिबल, अयोग्य हो जाते हैं। मतलब ओबीसी के जो कैंडिडेट्स
असल में नॉन क्रीमी लेयर का भी आपने बड़ा चक्कर सुना होगा, है ना। तो 8 लाख की सीमा निर्धारित की गई है ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर पर्सन्स के लिए। इसके ऊपर जो होते हैं क्रीमी लेयर 8 लाख से ऊपर वाले, वो क्या होता है, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है, ठीक है, ये कहने का मतलब। तो जो सीमा ओबीसी के लिए निर्धारित की गई है, ठीक वैसी ही सीमा जनरल के लिए भी निर्धारित की दी गई है, ठीक है ना। तो 8 लाख वाला कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ओबीसी को भी जब मिल रही है तो वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है, फिर जनरल के लिए भी ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं द सेम एज, ठीक वैसी ही है, एज द क्रीमी लेयर लिमिट अबाउ द विच, मतलब क्रीमी लेयर लिमिट जो कि ओबीसी के लिए भी है, जो कि कैंडिडेट्स ओबीसी के हैं, आर नाउ इंजॉइंग रिजर्वेशन, जो कि समय आरक्षण का लाभ उठाते हैं, बिकम इनएलिजिबल, अब उसके ऊपर वो क्या करते हैं, वो अयोग्य हो जाते हैं। अगर 8 लाख से कम है तो मतलब कहने का फ़ायदा उठाएंगे, अगर इससे ऊपर है तो फिर फ़ायदा नहीं उठाएंगे। अच्छा, ये 8 लाख इसी समय नहीं है, ये 1993 में अगर आप बात करें तो उस समय 8 लाख नहीं था, 1 लाख था, ठीक है। फिर मतलब कहने का संशोधित हुआ 2004 में, फिर क्या हुआ 2.5 लाख हो गया, फिर 2008 में 4.5 लाख हो गया, फिर 2013 में अभी रिसेंटली 6 लाख ही इसकी लिमिट बना दी गई थी क्रीमी लेयर के लिए। अब 2017 में पिछले साल क्या हुआ, 8 लाख पे कर दिया इसे, ठीक है। तो यही चीज़ जो है जनरल के लिए कर दिया, तो कई बार संशोधित हुआ है, तब जाकर के 8 लाख लिमिट इस समय बरकरार बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक मीनिंग आपको समझ में आया। ये सिर्फ क्या कह रहे हैं, 8 लाख की लिमिट जो निर्धारित की गई है इनकम सीलिंग के लिए, वो ओबीसी में भी ऐसा ही है। सिर्फ ये इतना कहना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कि यही प्रावधान ओबीसी में भी है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एन अनईजी पैरिटी, अनईजी मतलब होता है, ईजी माने आसान, तो अनईजी जो मुश्किल हो, मुश्किल यानी कॉम्प्लिकेटेड, पैरिटी माने होता है समानता, ठीक है। तो मुश्किल समानता हैज़ बीन क्रिएटेड, निर्मित कर दी गई है, बिटवीन किनके बीच में, सोशली सामाजिक एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, और मतलब कहने का शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग क्लासेस के लिए, वर्गों के लिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखेंगे, सोशली क्या है, सोशल एडजेक्टिव होता है, सोशली एडवर्ब हो गया, है ना, और एजुकेशनली भी एडवर्ब है। तो एंड से दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़े हुए हैं, मतलब एक एडवर्ब तो दूसरा भी एडवर्ब, एंड और यही काम करते हैं, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। अगर एडवर्ब एक तरफ है तो दूसरा भी एडवर्ब ही होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि यहाँ पे सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस कर देगा, तो गलत हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने क्या डाला है, एडवर्ब डाला है, तो यहाँ भी एडवर्ब ही डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। विथ लिमिटेड मीन्स सीमित संसाधनों के साथ, एंड दोज और वो लोग, हु आर सोशली एंड एजुकेशनली एडवांस्ड, जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से एडवांस्ड, बहुत ही आधुनिक हैं, विद द सेम लिमिटेशन, इसी एक ही प्रकार की सीमा के साथ, ठीक है। तो ये हमने फ्रैगमेंट में मीनिंग पढ़ा, लेकिन समझ में नहीं आया, तो अब इसको कैसे आप समझेंगे, पूरा कंप्लीट ध्यान देंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि अधिकतम आय की सीमा के साथ, किसके लिए, योग्यता के लिए, जो कि 8 लाख पर संभावित होना है कि 8 लाख पर ये सीमा लगेगी। तो 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की योग्यता सीमा, जो कि अधिकतम इन आय की सीमा है, इसके साथ क्या एक असहज समानता निर्मित हो गई है, किनके बीच में, दो वर्गों के बीच में। 8 लाख की सीमा निर्धारित करने के साथ एक असहज असमानता, मतलब एक समानता समझ में आ रही है, किसके बीच में, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बीच में, जो कि लिमिटेड साधन के साथ हैं। मतलब कहने का एक तरफ तो दो लोग हैं, एक तरफ तो शैक्षिक और आर्थिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, और दूसरी तरफ सामाजिक और शैक्षिक रूप से मतलब एडवांस लोग हैं, है ना। तो दोनों के बीच में सेम लिमिटेशन लगा दी गई हैं, सेम लिमिटेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समानता समझ में आ रही है। समानता इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों में एक ही लिमिट लगाई गई है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि ओबीसी जहां बैकवर्ड है और वहीं पर जो दूसरी क्लास है ये क्या है, सोशली और एजुकेशनली एडवांस्ड है, बहुत ही आधुनिकतम है, इसके पास सारी सुविधाएं हैं, इसलिए ये इन्होंने कहा है अनइजी पैरिटी। यहाँ पर जो अनइजी पैरिटी लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि एक तरफ क्या है, जो बैकवर्ड हैं, मतलब जो पिछड़े हुए हैं उनके सपोर्ट के लिए, और दूसरी तरफ वही सीमाएं कहाँ लगा दी हैं, सोशली और एजुकेशनली एडवांस्ड लोगों के लिए लगा दी। इनके मतलब कहने का ये है कि 8 लाख वहाँ पर सीमा इसलिए लगा दी गई थी क्योंकि वो पहले से पिछड़े हैं। अगर उनके पास 8 लाख आए भी है तो उनको हो सकता है कि उन्हें उतना ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन का फ़ायदा ना मिला हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उतना उनका रिप्रेजेंटेशन ना हो, उतनी संख्या में वो लोग पहुँच ही ना पाते हो वहाँ पर। लेकिन ये जो लोग सक्षम हैं, इनके बारे में इनका कहना ये है कि ये तो पहले से ही सक्षम है, अगर इनको आप 8 लाख की सीमा कह दोगे तो ये तो पता लगा कि पूरे के पूरे पहुँच गए, क्योंकि भाई असल में होता क्या है कि जनरल का रिप्रेजेंटेशन कितना है ये भी देखा जाता है। तो 14 to 15% अगर आप कहो पॉपुलेशन के हिसाब से, और 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, मैक्सिमम रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर आप कहो तो ढंग से अगर पढ़ने वाले हैं तो सारे ही पहुंच जाएंगे उस हिसाब से। वो अलग बात है कि जॉब क्रिएशन ही नहीं होता उतना,
है ना। अब वो गवर्नमेंट की नाकामी है कि जॉब क्रिएशन ही नहीं उतना करते हैं, तो जिससे प्रॉब्लम क्या आती है कि त्रासदी बढ़ जाती है और फिर पता समझ में आता है कि जनरल वालों को नहीं मिल रहा वहाँ पर फाइट करने को, ठीक है। लेकिन इस हिसाब से अगर आप देखो कि 14% में 10% रिजर्वेशन है ना, और ओबीसी में आप देखिए तो ओबीसी में क्या होता है कि 42 या 52 समथिंग परसेंट के आसपास पर्सन है और 27% रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन की कुछ डिफिनीशन ही अलग है, हम लोग उसको डिसाइड नहीं कर सकते और इतना समझना आसान भी नहीं है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को समझते हैं पहले। द अदर इशू, दूसरा मुद्दा, दैट हैज़ कम अप फ्रिक्वेंटली, जो कि बार बार उठाया गया है, बार बार आया है, व्हेन, जब भी, कोटाज आर इंक्रीज्ड, कोटा मतलब आरक्षण बढ़ाए गए हैं, बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों के द्वारा, इज, वो क्या है, मतलब दूसरा मुद्दा इज दैट, वो ये है कि, तो आप ध्यान से समझेंगे जो अदर इशू आया है ना, ये आपका सब्जेक्ट है और ये इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब अदर इशू कौन सा अन्य मुद्दा, जो कि बार बार उठाया गया है जब भी कोटे बढ़ाए गए हैं राज्य सरकारों के द्वारा। अलग अलग सरकारों ने अपने राज्य में अलग अलग प्रावधान किए हैं और वहाँ पर फिर बार बार इस प्रकार के मुद्दा उठाया गया। वो क्या है, अदर इशू इज दैट, वो ये है मुद्दा, एक्सीडिंग द 50% लिमिट, 50% की सीमा को एक्सीड करना, उससे बाहर जाना, ऑफेंड्स द इक्वालिटी नॉर्म, समानता के जो नियम है उसको आहत करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। बार बार यही तर्क दिया जाता है कि 50% की लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ स्टेट हैं जो कि इस प्रकार का रिजर्वेशन देते हैं। तमिलनाडु की अगर आप बात करें तो इसमें रिजर्वेशन है कुछ 69% के समथिंग, जहाँ पर 50% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, 80% जो है 18% एससी को मिलता है, 1% समथिंग एसटी को मिलता है। कुछ ऐसे ही प्रावधान, अब जैसे कि आप तेलंगाना में देख लो 12% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को मिल गया। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको मतलब कहने का इस प्रकार का जिन्होंने प्रावधान किया। तमिलनाडु में इसलिए क्योंकि उसको फिर 9th उसमें शेड्यूल में डाल दिया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब उसमें मतलब संविधान वो कोर्ट की समीक्षा हो ही नहीं सकती ना, तो ये उनको बेनिफिट मिल गया वहाँ पर। तो ऐसा ही कुछ प्रयास इसमें भी किया जा रहा है 24th अमेंडमेंट बिल में। तो आगे पढ़ते हैं। इन नागराज 2006 के नागराज मामले में अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूल्ड दैट, एक संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया दैट की इक्वलिटी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो समानता है वो अंश है हमारे मूल ढांचे का, बेसिक मतलब बुनियादी ढांचा आप कह सकते हो इसे शुद्ध हिंदी में, बेसिक स्ट्रक्चर का हमारे पार्ट है कौन, इक्वालिटी। कैसा बेसिक स्ट्रक्चर, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का। मतलब कहने का नागराज 2006 के मामले में एक संवैधानिक पीठ ने कहा कि जो समानता है ना, ये हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे का अंश है, पार्ट है, ठीक है। इट सेड, इट कौन, यही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सेड क्या कहा कि 50% सीलिंग, 50% की जो अधिकतम सीमा है, एमॉन्ग अदर थिंग्स, अन्य चीज़ों के बीच में, वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, ये एक संवैधानिक आवश्यकता है, विदाउट विच, जिसके बिना द स्ट्रक्चर ऑफ इक्वलिटी मतलब ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कहने अवसर की समानता का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वुड कोलैप्स, गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का संवैधानिक पीठ ने क्या कहा कि 50% की जो सीलिंग है, 50% की जो अधिकतम सीमा है, वो अन्य चीज़ों के बीच में अगर आप बात करो तो संवैधानिक आवश्यकता है, जिसके बिना हमारे संविधान के जो अवसर की समानता का मतलब कहने स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा। अगर इसको तोड़ते हो तो ये कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब इनके देयर हैज़ बीन अ स्ट्रिंग ऑफ जजमेंट्स। अच्छा, इस चीज़ को भी बड़ा ध्यान देंगे आप, अ स्ट्रिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, अ स्ट्रिंग ऑफ समथिंग, अ ग्रुप ऑफ समथिंग, ए वैरायटी ऑफ समथिंग। जब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। और जब भी ए लार्ज नंबर ऑफ समथिंग होता है तो इस प्रकार से जब भी फॉर्मेशन होते हैं सेंटेंस के, वन ऑफ, ईच ऑफ, है ना, तो यहाँ पर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान देंगे आप। तो जजमेंट नहीं लिखना, जजमेंट्स लिखना है, ठीक है। तो देयर हैज़ बीन अ स्ट्रिंग ऑफ जजमेंट्स, कई सारे जजमेंट्स आए हैं अगेंस्ट रिजर्वेशन मतलब आरक्षण के खिलाफ, दैट जो कि ब्रीच द 50% लिमिट, जो कि 50% लिमिट को ब्रीच करता है, उल्लंघन करता है। तो वो सारे रिजर्वेशन के मामले जो कि 50% की सीमा का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ में कई सारे निर्णय आ चुके हैं, ठीक है ना। अनदर इशू, एक दूसरा मुद्दा, इज वो है, क्या है, वेदर रिजर्वेशन कैन गो टू अ सेक्शन, क्या जो आरक्षण है वो एक वर्ग तक जा सकता है, दैट इज ऑलरेडी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जो कि दैट इज मतलब जो कि ऑलरेडी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जो कि पहले से ही एडिक्वेटली पर्याप्त रूप से रिप्रेजेंटेड, जिसका प्रतिनिधित्व हो रहा है, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के क्षेत्र में। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि
एक दूसरा मुद्दा ये उठ के सामने आता है कि रिजर्वेशन क्या उस वर्ग को भी जा सकता है जिसका पहले से ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो रहा है रोजगार में। अगर हकीकत में बात करें तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने योग्य। आपको चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो चाहे ना हो, उसको सोचने के लिए मतलब ज़रूरी है, ये सोचना चाहिए कि चाहे आप MP MLAs की बात करो, जहाँ पर आपके लोकल सराउंडिंग्स में जिनको टिकट मिलता है उनकी बात कर लीजिए। अलग अलग पार्टी में कौन पार्टी कौन सी कास्ट को, कौन सी जनरल कैटेगरी को या OBC या SC ST को किस प्रकार से टिकट देती है, चाहे आप उस जगह पर बात कर लो, है ना। जुडिशरी में आप बात कर लो, कितने वाइस चांसलर बने हैं आपके, उनको बात कर लो, या प्रोफेसर्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर बात कर लो, या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बात कर लो, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में आप बात करिए तो रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। जनरल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजर्वेशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीनिंग है वो है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रतिनिधित्व, जिसके लिए ये रिजर्वेशन लाया गया। अगर मूल बात अगर आप समझें कि रिजर्वेशन की क्या है, तो रिजर्वेशन इसलिए नहीं लाया गया कि गरीब व्यक्ति को जो है ऊपर उठा दिया जाए। रिजर्वेशन इसलिए लाया गया है कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को मंदिर से बाहर ना निकाला जाए, उनको रोका ना जाए। रिजर्वेशन इसलिए इस चीज़ को दूर करने के लिए लाया गया था। अदरवाइज पुरी के मंदिर में हमारे प्रेसिडेंट को रोक दिया जाए, रामनाथ कोविंद जी को, है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आखिर रिजर्वेशन लाया गया था, ठीक है। तो रिजर्वेशन की जो मूल भावना है समानता लाने के लिए है लोगों के बीच में, ना कि अमीरी और गरीबी को बराबर करने के लिए। और उसका सबसे अच्छा क्राइटेरिया कास्ट बेसिस माना गया। कोई भी चीज़ प्योर नहीं है रिजर्वेशन को प्रोवाइड कराने के लिए कि आप सोचो कि हम एक चीज़ को मानक बना दें तो उससे हम हमेशा योग्य व्यक्ति को ही रिजर्वेशन दे पाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन सभी क्राइटेरिया में जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब कहने का योग्य व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचा सकता है, वो कास्ट समझ में आया उस समय के लोगों को, ठीक है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, इसलिए इन्होंने दिया, ठीक है। आप देखते हो कि अब चाहे आप प्रोफेसर्स की बात कर लो, चाहे जहाँ पर भी समाज में बात कर लो, है ना। जनरल को आप सोचने वाली बात यह है कि जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं है, उसके बाद भी आप प्रतिनिधित्व देखिए, चाहे यूनिवर्सिटी में देखिए, प्रोफेसर अच्छी पोस्ट पर देखिए, चाहे आप VCs वाइस चांसलर्स को देख लीजिए यूनिवर्सिटी के, चाहे आप अपने कैबिनेट जो सेंट्रल कैबिनेट है वहाँ पर देख लीजिए, या फिर जहाँ पर लोकल MLAs को जो टिकट मिलते हैं वहाँ पर देख लीजिए। अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों का, ठीक है। और उसके बाद भी 50% जो वैकेंट सीट्स हैं वो इसलिए रखी जाती हैं कि वहाँ पर कोई पर्टिकुलर SC ST या OBC ना आ पाए, या फिर कोई जनरल ना आ पाए, वहाँ पर योग्य व्यक्ति आ पाए। योग्यता है तो आएगा, और वहीं पर आते भी रहें। सोचिए कि बिना किसी रिजर्वेशन के जनरल कैटेगरी ऑटोमेटिकली अभी भी हायर है, अपना रिप्रेजेंटेशन बहुत बखूबी ढंग से रखती हैं, है ना, क्योंकि योग्यता है तो योग्यता के आधार पर उन्हें उतना रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरा मुद्दा क्या निकल के आता है कि रिजर्वेशन क्या ऐसे सेक्शन को देना चाहिए जिसका जो कि पर्याप्त रूप से अपने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्रतिनिधित्व कर रहा है इस समय, ठीक है। इट इज़ नॉट क्लियर, ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ क्वान्टिफाइबल डाटा, क्वान्टिफाइबल डाटा का मतलब होता है संख्या के रूप, सांख्यिक आंकड़े एक तरह का, है ना। क्या सरकार के पास सांख्यिक आंकड़े हैं टू शो दिखाने के लिए दैट कि पीपल फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप्स, जो कम आय के समूहों से जो लोग हैं, आर अंडर रिप्रेजेंटेड, वो कम रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन इट्स सर्विस, उसकी सेवा में। क्या सरकार के पास ऐसे कुछ आंकड़े हैं जिसमें वो दिखा सके, भाई वो 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं, है ना, तो क्या वो दिखा सके अपने आंकड़ों में कि क्या हाँ भाई इस कैटेगरी के जो लोग हैं इनकी जनसंख्या इतनी है, और गवर्नमेंट जॉब्स में इनकी जैसे मान लो 10% उनकी, मतलब सपोज करिए 15% जनसंख्या है, तो 15% में गवर्नमेंट सर्विस में सिर्फ 10% या 5% ही लोग जॉब कर पा रहे हैं, है ना, इस कैटेगरी के। क्या ऐसा कोई आंकड़ा है? अगर ऐसा दिखा सके तो इस बेसिस पर बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। तो ऐसा कोई आंकड़ा इन्होंने नहीं दिखाया, इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक टर्म को टारगेट बना करके और ये चीज़ लेकर के आ गए हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं टॉपिक को। रिजर्वेशंस हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड, जो आरक्षण है वो परंपरागत रूप से उपलब्ध कराए गए हैं टू अंडू हिस्टोरिकली इनजस्टिस। अब हिस्टोरिकल इनजस्टिस, अंडू वर्ड तो सभी लोग फैमिलियर होंगे ही, कंप्यूटर वाला वर्ड। अंडू में क्या करते हैं आप, जो कुछ गलत हो गया उसे पहले जैसा कर देना, है ना। तो मतलब कह देना का किसी पर्टिकुलर इफेक्ट को कैंसिल कर देना, जो अभी आपने काम किया उसको कैंसिल कर दो, पहले जैसा कर दो। तो अंडू का मतलब होता है टू कैंसिल एन इफेक्ट, मतलब ऐतिहासिक जो अन्याय हुआ है उसको अंडू करने, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए परंपरागत रूप से दिया गया है रिजर्वेशन, ठीक है। सोशल इनजस्टिस जो पहले हो चुके हैं, है ना, अब वो किसी कास्ट के द्वारा किसी कास्ट पर हुए रहे हों उसकी बात अलग, लेकिन उनको अंडू करना, उन प्रभावों को समाप्त करने के लिए रिजर्वेशन दिया जा चुका है। एंड सोशल इंक्लूजन, और जो सामाजिक
मतलब कहने का बहिष्कार है लोगों का कि छुआछूत अनटचेबिलिटी जो है इसको समाप्त करने के लिए। सफर्ड ओवर, जो कि सफ़र की गई है, जिसको झेला गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय के दौरान, ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए रिजर्वेशन दिया जा चुका है। एंड और द क्वेश्चन इज, प्रश्न ये है, वेदर कि क्या दे शुड बी एक्सटेंडेड, क्या इस चीज़ को बढ़ाया जाना चाहिए, आगे बढ़ाया जाना चाहिए, टू दोज, उन लोगों तक विथ ए सोशल एंड एजुकेशनल कैपिटल, जिनकी सामाजिक और आर्थिक जो पूंजी है सोलली ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कहने का ऑन द बेसिस ऑफ, केवल इस आधार पर, व्हाट दे अर्न, कि क्या वो कमाते हैं। मीन्स कहने का कि जो रिजर्वेशन दिया गया है परंपरागत रूप से, वो पुराने ऐतिहासिक समय में आपके हुए अन्यायों और सामाजिक बहिष्कारों के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था, ठीक है, किया गया है। और ये समय मतलब कैसे अन्याय, जो कि एक पर्टिकुलर समय के दौरान पहले हुए हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस चीज़ को सामाजिक मतलब जो और एजुकेशनल कैपिटल है, इसको केवल अब आर्थिक आधार पर कर देना उचित होगा या नहीं, है ना। तो हमारा रिजर्वेशन का मोटो क्या था, इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है कि रिजर्वेशन किस लिए दिया गया था, है ना। दो कास्ट्स को एक लेवल पे लाने के लिए, मतलब कहने का ये नहीं कि वो पैसे में बराबर हो जाए, पैसे में बराबर होना कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, वो सोच से बराबर हो जाए, इसलिए रिजर्वेशन आया गया था। एक समानता आ जाए उसमें, अनटचेबिलिटी समाप्त हो जाए, सामाजिक दायरा बराबर हो जाए, इसलिए रिजर्वेशन लाया गया था। लेकिन अब जैसे कि हमारी शिक्षा नौकरी तक सीमित हो गई है, वैसे रिजर्वेशन जो है वो भी नौकरी पे आके अटक गया है, सामाजिक भावना की बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो ये फिलहाल जो टॉपिक था आपने पढ़ा, अब इसको आपको अपने हिसाब से कैटेगराइज करना है, अपने हिसाब से इसके बारे में सोचना चाहिए। किसी पर्टिकुलर थीम पर जो सिर्फ मार्केट में चल रहा है उस पर विश्वास नहीं करना। आपको इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर सोचने के लिए मिल गए हैं, अब हर परिप्रेक्ष्य में आप जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप सोचें और इसे एनालाइज करें, ये समझें कि क्या गवर्नमेंट का सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो कि मतलब अपर कास्ट को बहलाने के लिए, समझाने के लिए दिया जा रहा है, या फिर आप समझिए जैसे आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, है ना। आप देखिए प्रीवियस ईयर में कितनी गवर्नमेंट से आप 10% आरक्षण दे रहे हो, ठीक है, क्या जाता है किसी का, है ना, सबको मिल रहा है, चलो इनको भी मिल रहा है, अच्छी बात है। जो फाइट करने वाले हैं वो 40% में लड़के निकल जाएंगे, ठीक है, चाहे वो SC ST का कैंडिडेट हो वो भी 40% में चला जाएगा, और चाहे वो OBC का इवन जनरल का कैंडिडेट हो वो भी 40% में निकल के टॉप करके चला जाएगा, ठीक है। जो बचे हैं उनको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो जो बेस्ट वाले हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पढ़ते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो आ रहा है आरक्षण का जो पूरा मैप है, जो कि अपर कास्ट को लुभाने के लिए दिखाया जा रहा है, इसको जरा इस प्रकार से आप समझिए कि जॉब क्रिएशन हो कितने रहे हैं 2014 जब से गवर्नमेंट बनी। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करेंगे क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमने वोट प्रेजेंट गवर्नमेंट को दिया है। अब ये कोई कह दे कि हम मतलब 60 साल पहले कोई नहीं प्रश्न पूछे, 60 साल पहले हम थे ही नहीं भाई, तो हम क्यों प्रश्न पूछे, हमने तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को जिताया, हम उससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ ये समझ सकते हैं, जैसे SSC है हमारा, हम UPSC की मान लो तैयारी कर रहे हैं, तो हम उस पर देखेंगे हमारा जॉब क्रिएशन किस हिसाब से कम हो रहा है कि बढ़ रहा है ना। आप 10% आरक्षण दे रहे हो लेकिन जॉब ही नहीं निकालोगे तो आरक्षण का क्या करेंगे हम, आरक्षण कहाँ दे रहे हो, शिक्षा में दे रहे हो, है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब प्रोफेसर्स ही नहीं है तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में हम पढ़ के करेंगे क्या, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए कि आप इंस्टीट्यूशंस को कब बेहतर करोगे, और जो मतलब कहने का जो फैसिलिटीज़ है वो कब अच्छे से प्रोवाइड करोगे। रिजर्वेशन वो तो केवल तब है ना जब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएं, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगी अच्छे से, जब अच्छे से एडहॉक की बजाय परमानेंट प्रोफेसर्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे ताकि वो टेंशन फ्री होकर पढ़ा पाएँ, तभी तो हम वहाँ पर कम से कम अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, तभी तो रिजर्वेशन का फ़ायदा है। नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, मतलब वैसे ही हाल होगा जैसा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इस समय चल रहा है ना। इतिहास बहुत अच्छा है लेकिन प्रेजेंट खत्म है ना। क्या फ्यूचर क्या होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर आपको खुद रिमाइंडर लाने की ज़रूरत है, खुद आप सोचिए, खुद एनालिसिस करिए और इसके बारे में समझिए। फिलहाल हम वर्ब्स पे चढ़ते हैं, अपने मतलब वर्ड्स पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रैटल समबडी का मतलब क्या होता है, टू मेक समबडी नर्वस और फ्राइटेंड, किसी को नर्वस कर देना या डरा देना, हताश कर देना, ठीक है। तो रैटल, अच्छा एक इस पर एक क्वेश्चन और बन चुका है रैटल पर, जैसे ट्रेन वगैरह जाती है या बस जो होती है तो भड़बड़ की जो आवाज़ होती है वो रैटल साउंड निकालता है, ठीक है। तो साउंड पर एक क्वेश्चन बन चुका है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा वो क्वेश्चन। तो कैसे साउंड पर SSC ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो ट्रेन वहाँ पर जा रही थी, तो ट्रेन के लिए कौन सी साउंड, तो आप जिंगल्स क्या होती है, जिंगल साउंड जो होती है वो बेल्स की होती है ना। तो वहाँ पर आपको साउंड्स पहचान करके और एग्जैक्ट साउंड भरनी थी ट्रेन के लिए। तो ट्रेन की पटरियों, जब ट्रेन कोई जाती है तो उस पर जो साउंड होती है वो रैटल की साउंड होती है। बस कोई भड़बड़ भड़बड़ कर रही है अगर, तो वहाँ पर भी रैटल साउंड होती है। तो ये साउंड जो है एक साउंड के रूप में आता है, और एक मीनिंग इसका ये है कि नर्वस कर देना किसी चीज़ को, डरा देना, हताश कर देना, ऐसे, ठीक है। जैसे ही वॉज क्लियरली रैटल्ड बाय द क्वेश्चन,
इस प्रश्न से वो स्पष्ट रूप से क्या हो गया, रैटल, नर्वस हो गया था। इरोजन होता है क्षरण, एक स्पष्ट एग्जाम्पल, एक क्लियर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, सॉइल इरोजन होता है, मृदा क्षरण, है ना, सबसे अच्छा मृदा अपरदन जो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग समथिंग और मेकिंग इट वीकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद किस चीज़ को धीरे धीरे नष्ट करना, धीरे धीरे कम कर देना, क्षरण या कमी आप कह सकते हो। मैन्यूवर क्या होता है, अ क्लेवर प्लान, एक चतुराईपूर्ण योजना, एक्शन एंड मूवमेंट दैट इज यूज टू गिव समबडी एन एडवांटेज, जो कि किसी को मतलब कहने का फायदा देने वाली हो। तो कुशलता कह सकते हो, सूझबूझ भरी योजना कह सकते हो आप, ठीक है। द अमेंडमेंट वाज सम हाउ इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिटिकल मैनूवर, ये जो संशोधन है ये किसी समहाउ किस प्रकार से इंट्रोड्यूस्ड, जो पेश किया गया बाय पॉलिटिकल मैन्यूवर, मतलब राजनीतिक चतुराई के साथ, राजनीतिक कुशलता के साथ, है ना। रिविजिट समथिंग होता है, एक तो पुनर्दौरा कर लेना, किसी एक जगह घूम के आ रहे हो, दोबारा घूम के चले आओ, ठीक है। घूम के मतलब यानी कि चक्कर मार के चले आओ, घूम कर मतलब वहाँ का जायजा लेकर के, वहाँ का दौरा करके चले आओ, जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं ना दौरे के लिए, वो वाला दौरा, ठीक है, घूम घाम के बढ़िया से आओ। टू रिटर्न टू एन आइडिया और ए सब्जेक्ट एंड डिस्कस इट अगेन, मतलब वापस एक किसी विचार पर, किसी मुद्दे पर आना और उस पर चर्चा करना, फिर से चर्चा करना, हिंदी में आप समझ सकते हो, ठीक है। हिंदी पे बहुत मत जाया करिए क्योंकि ये खुद का मेरा मीनिंग रहता है, आप ये जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है इसको आप समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है। इट इज़ एन आइडिया दैट मे बी वर्थ रिविजिटिंग एट अ लेटर डेट, ठीक है। एक ये इट इज़ एन आइडिया, ये एक ऐसा विचार है, दैट मे बी वर्थ रिविजिटिंग, जो कि योग्य हो सकता है रिविजिटिंग, पुनर्विचार के, एट अ लेटर डेट, बाद में, बाद की तारीख में, मतलब बाद की तारीख में इस पर क्या विचार किया जा सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ड्रम समथिंग कब होता है, टू ट्राई हार्ड टू गेट सपोर्ट और बिजनेस एटसेट्रा, मतलब कहने का समर्थन पाने का कठिन प्रयास करना, जैसे ही हैड फ्लॉन टू द नॉर्थ ऑफ द कंट्री टू ड्रम अप सपोर्ट फॉर द कैंपेन, वो फ्लॉन टू द नॉर्थ ऑफ द कंट्री, वो देश के उत्तर भाग में चला गया, क्या करने के लिए, समर्थन प्राप्त करने के लिए, फॉर कैंपेन, अभियान के लिए। इनैक्ट समथिंग टू पास ए लॉ, ठीक है, जैसे लेजिस्लेशंस इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए कानून, ठीक है। ईयर मार्क समबडी फॉर समबडी समथिंग, टू डिसाइड दैट समथिंग विल बी यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, ये निर्धारित करना कि कोई चीज़ जो है पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही उपयोग की जाएगी, तो इस चीज़ का निर्णय लेना, तो ईयर मार्क करना। जैसे द मनी हैड बीन ईयर मार्क्ड, मतलब पैसे को निर्धारित कर दिया गया, रुपए को निर्धारित कर दिया गया, फॉर स्पेंडिंग, खर्च करने के लिए, ऑन न्यू स्कूल बिल्डिंग, नई स्कूल की बिल्डिंग पर, ठीक है। सीलिंग क्या होती है, द हाईएस्ट लिमिट और अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कहने का अधिकतम सीमा पैसे की, ठीक है, तो इसे कह सकते हो आप। क्वांटिफाइबल होता है, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड और एक्सप्रेस्ड एज एन अमाउंट और ए नंबर, संख्या के योग में, मतलब संख्या के रूप में, मतलब कहने का जिसे एक्सप्रेस किया जा सके, नापने योग्य, है ना, ऐसा कह सकते हो, गिनने योग्य कह सकते हो आप, इस तरह से यूज़ कर सकते हो इसे, क्वांटिफाइबल। तो वहाँ पर जो वर्ड आया था क्वांटिफाइबल नंबर, क्या गवर्नमेंट के पास कोई क्वांटिफाइबल नंबर है जिससे वो दिखा सके कि रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का कितना है, ठीक है। अनडू समथिंग, अनडू टू कैंसिल और कैंसिल द इफेक्ट ऑफ समथिंग, किस चीज़ के प्रयास को, सॉरी किस चीज़ के प्रभाव को क्या करना, कैंसिल कर देना, जैसे पहले जैसे कर देना, ऐसा अनडू का मीनिंग है, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक था पर्टिकुलरली ये आपकी खुद के एनालिसिस के लिए है, आप इस पर समझिए, सोचिए। कई बातें ऐसी भी आ रही हैं कि ऐसा करिए यार कि रिजर्वेशन सबको बांट दीजिए, जिसका जितना है, ठीक है, मतलब कहने का ओबीसी के जितने लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका स्थान खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब आप समझिए कि मान लीजिए कि योग्य व्यक्ति ही नहीं है, मान लीजिए SC ST में या OBC में, है ना, तो जनरल कैटेगरी में अगर योग्य व्यक्ति है तो उतना योग्य है वो, तो उसको वहाँ पे स्थान मिलना चाहिए, है ना। ये तो नहीं है कि हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में और जो एक असली व्यक्ति को जो योग्य है उस चीज़ के, उसको वहाँ पर बैठाने से मना कर दें, है ना, उसको वहाँ स्थान ही न मिले। तो जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप सोचो कि इस हिसाब से 54% रिजर्वेशन है, ठीक है, OBC का, तो मतलब सॉरी 54% नहीं, 54% रिप्रेजेंटेशन है, मतलब तो रिजर्वेशन 27% दे दिया, कि ऐसा नहीं है कि इनका वजूद खत्म हो जाए, मतलब ये लोग रहेंगे। अब और ज़्यादा चाहिए तो जनरल में फाइट करके ले आओ, SC SC ST के लिए दे दिया, है ना, और जनरल के लिए चूंकि वो पहले से ही इतना रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उन लोगों के लिए अब नहीं था, लेकिन अब 10% हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही महिलाओं के लिए होता है कि महिलाओं में क्या है कि मान लीजिए उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, महिलाओं को हम चाहते हैं कि जॉब में या हर फील्ड में योगदान दें, तो हमने 33% रिजर्वेशन की बात कर दी। अब पता लगा कि महिलाएं जो हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली 50% सिलेक्टेड हैं, तो अब अगर आप कहो कि नहीं 50% हम सिलेक्ट करेंगे महिलाओं को, उसके बाद 33% और रिजर्वेशन भी देंगे, मतलब रिजर्वेशन में तो 33% आएंगी, तो 83% हो गया, तो ये गलत होगा कि नहीं होगा। ये रिजर्वेशन तब तक है जब तक कि वो उस लेवल के रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुँच पाता। जब ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेशन आ रहा है तो रिजर्वेशन की वहाँ रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। SC/ST में आप देख रहे हो, OBC में अभी अभी आप देख रहे हो, OBC में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होने लगा है धीरे धीरे करके। SC/ST में आप देख रहे हो कि जितना परसेंटेज होता है, कई स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि SC/ST की सीटें खाली चली जाती हैं, है ना, मतलब वो उतना रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं पा रहे, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक उनको रिप्रेजेंट करने की बात की गई है। उससे और आगे चाहिए अगर, तो आप खुद मेहनत करिए। तो वो चीज़ें हैं, तो इस पर बहुत सारे अलग अलग मत हैं। जो भी होगा, पारित हो या ना हो, दोनों ही चीज़ें वो फेवर में ही होंगी। अगर होता है तो अच्छी बात है, एक फ़ायदा ये होगा इससे, अगर पारित हो जाएगा ये और लागू हो जाएगा तो एक फ़ायदा ये होगा कि जो लोग मतलब जिनके अंदर द्वेष की भावना थी कि नहीं हमें आरक्षण नहीं मिलता, कुछ लोग खैरात भी कहते थे, तो ये वर्ड जो है यूज़ नहीं होगा फिर, क्योंकि अब वो भी उसका एक पार्ट हो जाएंगे। तो इक्वालिटी काफ़ी हद तक बनी रहेगी। जो आरक्षण को लेकर के द्वेष होता है अलग अलग कैटेगरीज में हमारे समाज में, वो समाप्त हो जाएगा। तो 10% आरक्षण झेलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है वो आप देख सकते हो कि लोगों के बीच का जो द्वेष है वो समाप्त हो जाएगा। फिर कल को कोई ऐसे वर्ड्स का, खैरात जैसे शब्दों का यूज़ नहीं करेगा जो पब्लिकली कह दिया जाता है कि आरक्षण की जगह खैरात लिख दो, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है, जैसा भी होगा वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।